ज्योतिष शास्त्र की सहायता से चलायमान है। मतलब कि जो हमारी ज्योतिष शास्त्र है उसके आधार पे हम सारे के सारी चीजें देखते हैं। अब जैसे देखो, एग्जाम्पल से देखो कि व्यवहार के लिए उपयोगी, तो व्यवहार के लिए उपयोगी कौन सा है हमारा? दिन, पक्ष, मास, अयन, ऋतु, सर्व, उत्सव, पर्व, संक्रांति, विभिन्न मुहूर्त। अब इसके अंदर हमारे मुहूर्तों में क्या आ गया? हमारा संस्कार वाले आ गए, दैनिक उपयोगी, और यात्रा। तो ये जो है मुहूर्त इसके अंदर हो जाते हैं हमारे। इसके अलावा जो हमारा चिकित्सा, चिकित्सा ज्योतिष में जो है चिकित्सा के अंदर भी आ जाती है। तो ये सारी चीजें हम किससे देखते हैं? ग्रहों का वेधशाला के माध्यम से दर्शन, पंचांग, गणित, विभिन्न उत्पातों का पूर्वानुमान। अब ये देखो जो है, मतलब क्यों, ये मान के चलो मनुष्य के समस्त कार्य ज्योतिष की सहायता से चलाएगा। अब जैसे हम ये करते हैं, आप ये मान के चलो कि हमारा जो दिन है, सूर्य सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, जो हमारे दिन है, सारे के सारे दिन हम किससे देखते हैं? पंचांग से देखते हैं। ठीक है ना, सिद्धांत ज्योतिष आ गया उसमें। उसके बाद पक्ष, अभी हमने बताया आपको कृष्ण पक्ष चल रहा, भी तो दो पक्ष हमारे, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। तो उसका विचार भी हम किससे करते हैं? अपने सिद्धांत ज्योतिष से करते हैं। मास का विचार, अयन, उत्तरायण में सूर्य कब गया, दक्षिणायन में कब गया, तो ये सारी चीजें जो है हम अपने ऑब्जर्वेशन से, जो हमारे ऋषियों ने प्रॉपर तरीके से देख के कि भाई जैसे ही मकर राशि आई, संक्रांति आई, तो मकर संक्रांति के बाद अयन चेंज हो जाता है, उत्तरायण में चला गया सूर्य, है ना, और कर्क संक्रांति के बाद दक्षिणायन में चला गया सूर्य। तो ये संक्रांति वगैरह का भी विचार हम सिद्धांत ज्योतिष से करते हैं। ऋतुओं का, 6 प्रकार की ऋतुएं पृथ्वी के जैसे घूमती है, चक्कर लगाती है, तो उसके कैलकुलेशन के आधार पे हम 6 ऋतुओं को बताते हैं कि भाई 6 ऋतु हमारे जितने प्रकार के उत्सव होते हैं। अब दीपावली कब आएगी, है ना, दशहरा कब आएगा, हमारे गणेश चतुर्थी कब आएगी, तो वो कैलकुलेशन कहाँ से होती है हमारी? वो सारी की सारी कैलकुलेशन हमारी सिद्धांत ज्योतिष करता है। इसके अलावा जो पर्व है ना, जैसे अभी हमारा श्राद्ध पक्ष चल रहा है, तो ये पर्व में आ जाता है ना, देव दीपावली है, बाकी जितने भी है, सारे जितने भी पर्व है। फिर संक्रांति, सूर्य जब एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है उसको हम संक्रांति कहते हैं। तो उसका विवरण भी कौन देता है? खगोल शास्त्र के आधार पे हम देखते हैं, तो ज्योतिष के अंदर हमारा होता है। तो ज्योतिष के आधार पे हम ये सारे के सारे जो मुहूर्त है, हाँ, विभिन्न मुहूर्त जो निकालते हैं हम, संस्कार हो गए हमारे 16 संस्कार। बच्चे के गर्भ धारण करने से लेकर मृत्यु पर्यंत तक 16 संस्कार जो होते हैं, सभी संस्कारों का मुहूर्त करने की पद्धति, वो सारी की सारी हमारी हम ज्योतिष शास्त्र के द्वारा देखते हैं, वो भी सिद्धांत ज्योतिष के अनुसार।
इसी प्रकार से दैनिक उपयोगी जितने भी हम कार्य करते हैं, जैसे वो करते हैं ना कि भाई हम सुबह किसी यात्रा पे निकले तो मुहूर्त देख लिया, तो अपना एक मुहूर्त हम वो देखते हैं आजकल, ये कौन सा होता है, राहु काल। राहु काल देखते हैं ना, तो ये कैसे पता चलेगा राहु कहाँ पर कैसे कब, हर दिन जो है अलग अलग टाइम पे राहु काल आता है, तो उसका भी कारण हम सिद्धांत ज्योतिष के माध्यम से देखते हैं। तो जितना भी उत्पात है, जो जितना भी पृथ्वी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, सूर्य चंद्रमा नक्षत्र वगैरह जितने भी ये आपस में चलायमान हो रहे हैं, वो सब की कैलकुलेशन, उन सब का लेखा जोखा वो हमको सिद्धांत ज्योतिष बताता है। उसी के आधार पे हम कैसे देखते हैं, वेदशालाओं के माध्यम से। तो ग्रहों को जो है हम वेदशाला के माध्यम से कैलकुलेशन करते हैं। आपने देखा होगा कि जंतर मंतर बना हुआ है, जयपुर में बना हुआ है, दिल्ली में भी जंतर मंतर है। तो इस तरह की ये वेदशाला होती है। तो उसने के आधार पे हम ये देखते हैं कि ये कौन से महीने में ये सूर्य कहाँ कहाँ परिवर्तन कर रहा है। एक जो ये सूर्य घड़ी जो बनती है ना, सूर्य घड़ी वगैरह सब चीज, ये सब के सब हम सिद्धांत ज्योतिष के द्वारा देखते हैं। तो ये सारा हमारा पंचांग गणित, पंचांग जैसे आपको मिला वो पूरा पंचांग का जो कैलकुलेशन है, वो सारी की सारी कैलकुलेशन हमारी सिद्धांत ज्योतिष में होती है। इसी प्रकार से जितना भी है हम ये मान के चलो, वर्ष का संवत्सर का जितने भी हमारे काल का निर्धारण होता है, काल का समस्त निर्धारण हम सिद्धांत ज्योतिष के आधार पे करते हैं। तो ये जितना भी है, इसके अलावा जो है वर्षा विज्ञान जो है वो हमारा जो है संहिता ज्योतिष में आ जाता है। तो संहिता ज्योतिष थोड़ा सा मतलब जो सिद्धांत के बारे में, और जो हमारा फलित ज्योतिष है, फलित ज्योतिष केवल मनुष्य से संबंधित फल बताता है। एक सेकंड, हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार जी जी सर, मैं अभी थोड़ी देर बाद बात करूं, अभी मेरी क्लास चल रही है। ओके। तो ये हमारा जो है, अब इसके अलावा जो पंचांग गणित के अलावा और जो हमारा फलित ज्योतिष है, उसके अलावा जितना भी वो है पूरे वर्ल्ड में जितना भी कार्य होता है, वो सब का सब संहिता ज्योतिष में आता है। तो संहिता ज्योतिष बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, जिसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट इन्वॉल्व है। मनोविज्ञान उसके अंदर आ जाता है तुम्हारा, जीव विज्ञान उसके अंदर आ जाता है, वृक्ष वृक्ष से संबंधित जोलॉजी जिसको कहते हैं, वो सारा का सारा, जियोलॉजी नहीं, वो बोटनी कहते हैं, वृक्ष से संबंधित, सॉरी, बोटनी से संबंधित सारा का सारा, वृक्ष आयुर्वेद के नाम से हमारा वो चलता है। एक शरीर विज्ञान होता है हमारा, जिसको हम ये समुद्रिक शास्त्र कहते हैं। तो शरीर के लक्षण को देखते हुए वो सारी चीजों को अवलोकन कर लेते हैं। इसी तरह से शकुन शास्त्र है। तो शकुन अपशकुन जो है ना, आपने सुना होगा, बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो शकुन अपशकुन कोई वो नहीं है, साइंटिफिक है वो भी, कि वो क्या होता है कि जो पशु पक्षी हो गए उनके हम व्यवहार में जो चेंजेस आते हैं, जो नॉर्मल व्यवहार है, उसके बाद आप देखोगे जब भी कभी भूकंप आने वाला होता है तो इनको पहले पता चल जाता है, बारिश ज्यादा तेज आने वाली है इनको सब पहले पता चल जाता है। तो इनका ऑब्जर्वेशन करना भी एक साइंस है। तो वो सब का सब हम सिद्धांत वो संहिता ज्योतिष के अंदर सब चीजों का विचार होता है। तुम्हारा ये जितना भी अप डाउन है मार्केट का अप डाउन, जो हमारा आड़त है, मतलब जो सब्जियां हैं, अन्न है, वो कब चढ़ेगा कब घटेगा, वो सारा का सारा विवरण हमारा व्यापार ज्योतिष जितना भी है वो सारा का सारा संहिता ज्योतिष में आता है। तो संहिता इतना वाइड सब्जेक्ट है कि उसको हम अगर साधना है तो उसके लिए बहुत साल हमारे को लग जाते हैं एक एक चीज को साधने में। तो इसलिए सिद्धांत ज्योतिष के अंदर से, जो संहिता ज्योतिष में से बहुत सारे सब्जेक्ट जो है अलग अलग निकल गए। अब जैसे हमारा ये जीव जंतु को खरीदने का बेचने का ये है ना, इसके सिम्टम्स भी उसके अंदर आते हैं। पेड़ पौधों में लगने वाले रोगों के सिम्टम्स वहां पे पता चल जाते हैं। तो जो जितना भी उद्यान वाला जो इंडस्ट्री है, उससे लाभ हो सकता है अगर हम ज्योतिष को अच्छे से उसमें से कुछ निकाल लें, तो उस इंडस्ट्रीज में भी हम लाभ में डाल सकते हैं। इसी प्रकार से हमारा वास्तु संहिता ज्योतिष में से निकला है। तुम्हारा मैंने हस्तरेखा वाला बताया ना, हस्तरेखा समुद्री के लक्षण, वो वहीं से निकला है। तो बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जो हम
संहिता ज्योतिष में पढ़ते हैं, लेकिन हमने जो है विचार करना है इसका। तो इसके आधार पे जो है हम अब इसके बाद हम देखते हैं, इसको मैं एक बार आपको स्नैप करके भेज देता हूँ, और उसके बाद फिर हम अब ज्योतिष शास्त्र को सब नेत्र कहते हैं, है ना। अब वरामीर जो है हमारे, इसकी एक और वो बताते हैं डेफिनेशन। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ज्योतिष की जो हमारा, देखो ये सारी चीजें जो है बहुत आवश्यक होती है। इन चीजों की वजह से क्या है, हम ज्योतिष का प्रमाण दे सकते हैं कि भाई ज्योतिष क्या है। कि जब तक हमारे को ये ठोस चीजें नहीं पता होंगी ना, तो सामने वाला, तो बहुत जने जो है नेगेटिव एनर्जी वाले होते हैं, तो उनको हमें प्रत्यक्ष रूप से बताना पड़ता है ज्योतिष है क्या। तो जब तक हमें नहीं पता चलेगा ज्योतिष में क्या क्या चीजें जुड़ी हुई हैं, क्या क्या ज्ञान है ज्योतिष के अंदर, तो जो सूक्ष्म ज्ञान है उसके बारे में हमारे को नॉलेज होनी चाहिए। तभी हम सामने वाले को स्पष्ट जवाब देंगे और अपना प्रमाणित करते हुए ज्योतिष को हम आगे बढ़ाएंगे। तो इसीलिए ये सारी चीजें जरूरी होती है कि भाई हम लोगों को प्रत्यक्ष रूप से बता सकें। अब इसके अंदर जो भी ज्योतिष का वो है ना, ज्योतिष की मोटी मोटी ये परिभाषा मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, जिससे आपको ये और पुष्ट हो जाए। ये हो गया हमारा भूतल, अंतरिक्ष एवं भूगर्भ के प्रत्येक पदार्थ का कालिक, कालिक का मतलब समय, यथार्थ जिस शास्त्र में हो वह ज्योतिष शास्त्र है। ठीक है ना। इसी के साथ साथ ज्योतिष शास्त्र से तीनों कालों के प्रभाव को जाना जा सकता है। तीनों काल कौन से हो गए? भूतकाल, वर्तमान और भविष्यकाल। ठीक है ना। इन तीनों कालों को हम ज्योतिष के द्वारा जान सकते हैं। ये जो है प्रातः उत्थान से लेकर स्वप्न पर्यंत नित्यचर्या, गर्भ से लेकर मृत्यु पर्यंत भविष्य की बातें, मतलब गर्भ से लेकर आप मृत्यु तक सब कुछ, संपूर्ण जीवनचर्या, तो मतलब संपूर्ण जीवनचर्या को हम जान सकते हैं। इसके अलावा परलोक और पुनर्जन्म की बातें भी
द्वारा जान सकते हैं। मतलब ये कितना वाइड है ज्योतिष हमारा कि हम अपनी अपने से संबंधित लोगों की सब की बातों को हम ज्योतिष के द्वारा जान सकते हैं। तो वराहमिहिर ने इसी को एक तरीके से ऐसे स्पष्ट करा है। वराहमिहिर हमारे ज्योतिष के बड़े ऋषि हैं। तो ये कहते हैं अन्य जन्मों में जो भी शुभाशुभ कर्म किया गया है, ठीक है ना, उसके फल की प्राप्ति के समय को यह शास्त्र वैसे ही स्पष्ट करता है जैसे अंधकार में पदार्थों को दीपक व्यक्त करता है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो हमारी ज्योतिष है वो नेत्र, इसलिए तो कहते हैं ज्योतिष को नेत्र क्यों कहते हैं कि ज्योतिष जो है जैसे हमारी नेत्र दूर तक का स्पष्ट देख सकती है, इसी प्रकार से जो ज्योतिष है हमारा वो कैलकुलेशन कर लेता है कि हमारे पूर्व जन्म से प्राप्त जो हमारे को फल मिला है, जो हमें भाग्य मिला है, वो भाग्य को पढ़ने वाला ज्योतिषी है, इसलिए उसको देवज्ञ कहते हैं। कि जो हमने अपने पूर्व जन्मों में कर्म करे हैं उसके आधार पे जो हमारे को इस जीवन में जीवन मिला है, तो उस जीवन को हम किस किस फल की प्राप्ति कब कब होगी। तो जैसे अंधकार में दीपक से रोशनी से हम किसी सामान को खोज लेते हैं, उसी प्रकार से जो ज्योतिषी है आपके जीवन से संबंधित मतलब अन्न कहे उसको भी स्पष्ट रूप से देख सकता है। इसलिए ज्योतिष जो है हमारे नेत्रों का काम करती है, ठीक है ना। तो इसी आधार पे जो है हमने आपको बताया कि 3 स्कंद है हमारे। तो अब हम जो है सिद्धांत स्कंद के ऊपर आते हैं। तो सिद्धांत स्कंद के आधार पे हम इसका विचार करेंगे, ठीक है ना। तो आप जो है और ये जो है थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन देना पड़ता है जिससे कि ज्योतिष के प्रति आपको जो है कभी कोई दिक्कत ना हो और आप लोगों को स्पष्ट कर सके कि ज्योतिष का कितना महत्व है। इसी को ये हम क्रम को आगे बढ़ाते हुए, इसमें से किसी को कोई नहीं समझ में आई हो कोई बात, तो इसमें हमने फिर वही बात चीज बता दी थी ना कि भूतल का मतलब हो गया जहाँ जहाँ पे हम रह रहे हैं, अंतरिक्ष का मतलब हो गया जो आसमान में हम चांद तारे वगैरह और आगे तक देख रहे हैं, और भूगर्भ का मतलब जमीन के अंदर जो है। इन तीनों को जो ज्योतिष शास्त्र है वो बड़ी आराम से उसको देख सकता है। इसी प्रकार से व्यक्ति के भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल का क्या चीज प्रत्येक पदार्थ का कालिक यथार्थ ज्ञान। कालिक का मतलब समय के अनुसार, कि समय के अनुसार किस प्रकार से उसका परिवर्तन होता है, उस सब चीजों का ज्ञान जो है ज्योतिष शास्त्र में है, ठीक है ना। और इसी प्रकार से जो है सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक पर्यंत मतलब स्वप्न पर्यंत, मतलब जो रात को हम स्वप्न भी लेते हैं, स्वप्न का भी फल बताता है ना ज्योतिष। तो मतलब स्वप्न पर्यंत ज्योतिष से सारे फल को जानता है। गर्भ से लेकर मृत्यु पर्यंत, जब बच्चा पैदा होने से पहले जब गर्भ धारण करता तब से लेके, क्योंकि गर्भाधान काल की भी पत्री बनाई जाती है जिसको निषेध पत्री कहते हैं, और मृत्यु पर्यंत जो है भविष्य की बातों को ज्योतिषी जानता है। मतलब ज्योतिष शास्त्र में हमारे पास ज्ञान है।
संपूर्ण जीवनचर्या, किसी व्यक्ति के बारे में जितनी भी उसकी जानकारी है, परलोक का और पुनर्जन्म का, ये सारी चीजें। क्योंकि अब जो हमारे पास आया है वो भविष्य में जो हमने मतलब भूतकाल में जो हमने कार्य करे, उस कार्यों के प्रतिफल के रूप में हमारे को एक जन्म मिला। तो वही जो हम भाग्य लेके आए हैं उस भाग्य को पढ़ लेता ज्योतिषी। तो कैसे पढ़ लेता? हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा जो अनुसंधान किए गए, उन अनुसंधान के बाद जो उन्होंने नियम उपनियम बनाए, उन नियम उपनियमों को हम लोगों ने पढ़ा और उसके आधार पे हम उसका फल करते हैं। और वो फल अप्रोक्सीमेटली सटीक आता है। अप्रोक्सीमेटली हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हम उसको अच्छे से नहीं पढ़ पाते। क्यों नहीं पढ़ पाते? उसमें हमारा थोड़ा सा ज्ञान का वो होता है, थोड़ा काल के आधार पे जो मनुष्य की जो स्मृति है, मनुष्य की जो बुद्धि है, उसमें थोड़ी सी क्षीणता आती है ना। जो सतयुग का ब्राह्मण था या जो मतलब ज्ञानी पुरुष थे, उनका त्रेता युग में वो थोड़ा सा हरास हुआ, द्वापर में थोड़ा और कल युग में थोड़ा और। तो ये हरास होते होते व्यक्ति का, तो उस आधार पे जितना भी हमको समझ में आता है या जितनी हम मेहनत करते हैं उसके आधार पे जो हम फल करते हैं, तो वो फल के आधार पे इसमें हम वैरायटी आ सकती है, उसमें हम थोड़ा बहुत कम ज्यादा जान सकते हैं। लेकिन ज्योतिष के अंदर इतनी क्षमता है, जो शास्त्र है शास्त्र संपूर्ण है, लेकिन शास्त्र को समझ के हम जो सामने वाले को बताते हैं उसी हम कहते हैं 70-80% तक हम करेक्ट बता सकते हैं, है ना। तो ये क्या, ये इसके हमने ये इसका विचार कर ही लिया है। अब हम आ जाते हैं सिद्धांत ज्योतिष पे, ठीक है ना। तो ये हमारा जो है ये भी ऐसा नहीं है कि ये फलित ज्योतिष का ही है, सिद्धांत ज्योतिष का भी यही सारी चीजें हैं। हमने आपको जो पहले बताया कि भाई ये जो सारी दिन है, नक्षत्र हैं, ये सब के सब सिद्धांत ज्योतिष में ही आते। आरंभ तो सिद्धांत से हुआ ना। सिद्धांत ने उसकी एक परिपाटी, एक नियम कानून बनाया, उस नियम कानून को हमने फलित में पढ़ा, है ना। कि दिन 24 घंटे का होता है, कैसे पता चला? हमने ऑब्जर्वेशन करा, ऑब्जर्वेशन करके उसको भाई एक दिन सूर्योदय से अगले दिन सूर्योदय तक देखा, उसके बाद फिर चेंज देखा कि हाँ भाई कुछ चेंज तो आ रहा है। तो धीरे धीरे उसके हिसाब से उन्होंने पहले दिन बनाया, फिर दिन का टाइम का कैलकुलेशन करा। तो सारी कैलकुलेशन हम सीखेंगे, उन्हीं के आधार पे हम आगे फिर फलित करेंगे। अब सिद्धांत स्कंद में क्या है, हम उसका विचार करते हैं अभी, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या है, इसके हम डेफिनेशन में इसलिए लिखवा देता हूँ, एक बार लिख लोगे तो आपको थोड़ा सा हमारे को ये भी रहेगा कि आज हमने क्या पढ़ा। तो इससे थोड़ा सा वो हो जाता है हमारा ज्योतिष शास्त्र के जिस स्कंद, स्कंद का मतलब हम अंग्रेजी में पार्ट कह सकते हैं, भाग, है ना। जैसे एक पुस्तक है उसके 3 वॉल्यूम होते हैं, ऐसे ये वाला शास्त्र ज्योतिष शास्त्र उसके 3 वॉल्यूम। पहला सिद्धांत ज्योतिष, दूसरा संहिता ज्योतिष है, तीसरा फलित ज्योतिष, जिसको होरा ज्योतिष भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है पार्ट मान के चल सकते हैं। सूक्ष्मतम से महत्तम काल, मतलब छोटे से छोटे काल से लेके बहुत बड़े काल तक की गणना। मानों के भेद, मान का मतलब हो गया मेजरमेंट, ठीक है ना। अंग्रेजी में थोड़ी कमजोर है, मेजरमेंट का मतलब माप वगैरह जो होता है ना। इसके साथ क्या हो गया, ग्रहों के चार, ग्रहों के चार, चार का मतलब हो गया चलन, कि ग्रह किस प्रकार से मूवमेंट कर रहे हैं, है ना। चार को हम मूवमेंट लिख देते हैं। तो ग्रहों के चार, द्विविध गणित, व्यक्त एवं अव्यक्त। अब ये भी व्यक्त का मतलब जो हम देखते हैं, जो आम जीवन में यूज में आ रहे हैं। और अव्यक्त का मतलब जो आम जीवन में यूज नहीं आ रहे, लेकिन वो मेजरमेंट उसका भी हमने कर रखा, मतलब ऋषियों ने हमारा ऐसा मेजरमेंट कर रखा है, 1/36 लाख तक का उसका मतलब विभाजन है। 1 सेकंड का विभाजन 36 लाख,
मतलब कहने का मतलब यह है कि है, आवाज कट रही है। आप ही की कट रही है, बाकी सभी को दिक्कत हो रही है। अच्छा, तो अब की बारी देखना, मैं बोर्ड पे लिखता हूँ फिर कैसे कटती है नहीं कटती। मैंने अभी वो चेंज करा है। अब आ रही है आवाज साफ। बस बस ठीक है। तो ये जो है हमारा द्विविध गणित का, मैंने बता दिया, व्यक्त और अव्यक्त। व्यक्त का मतलब जो हमारे सामने प्रत्यक्ष में दिखता है, घंटा मिनट सेकंड ये जो है ना। और अव्यक्त मतलब जो इससे सूक्ष्म पार्ट है, उसके हम बात करेंगे आगे। यंत्र परिचय। यंत्र का वो यंत्र नहीं जो मतलब ये सूर्य यंत्र चंद्र यंत्र, ये नहीं। यंत्र का मतलब जो हमारी वेधशालाओं के अंदर जो यंत्र बने होते हैं, जिससे हम कैलकुलेशन करते हैं, वो वाले यंत्र हैं। ग्रह नक्षत्रों की गति और स्थिति। ग्रह नक्षत्र हमारे किस तरह मूवमेंट करते हैं, वो सारी के सारे मूवमेंट जो है हम सिद्धांत ज्योतिष में देखते हैं। आदि का वर्णन उसे सिद्धांत ज्योतिष कहते हैं। ठीक है ना। तो सिद्धांत स्कंद हमारा क्या हो गया कि ज्योतिष शास्त्र का वो स्कंद जिसके अंतर्गत सूक्ष्म से सूक्ष्म, मतलब मिनिमम वाली उससे लेके मैक्सिमम वाली जो हमारी कैलकुलेशन है, छोटी से छोटी कैलकुलेशन लेके बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन की जो गणना है, तथा मेजरमेंट के भेद की जो नाप तोल के जो हमारे भेद हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उन सबको लेके साथ ग्रहों के, चार ग्रहों के मूवमेंट हो गए। द्विविध गणित कैलकुलेशन के लिए जो गणित है उसके दो भाग हैं हमारे, व्यक्त और अव्यक्त। यंत्रों का परिचय, ग्रह नक्षत्रों की गति चाल, इन सब का जो जहां पे वर्णन हो, वो हमारा सिद्धांत ज्योतिष कहलाता है। इसके अलावा इसके अलावा हमारे और सिद्धांत ज्योतिष में क्या होता है, इसके अतिरिक्त प्रमेय विवरण, सृष्टि विचार, ग्रहण विचार, इन तीनों का भी विचार इसके अंदर होता है। इसके अलावा खगोल एवं भूगोल विषयक चिंतन, ग्रह नक्षत्रों के वेद यंत्रों के विज्ञान का विचार, दिक देश, काल गणना इत्यादि विषयों का सैद्धांतिक एवं गणितीय विचार। तो इस प्रकार से जो है हमारा सिद्धांत ज्योतिष जो है, उसके अंतर्गत ये सारी चीज आती हैं जो हमने पहले विचार करा। और इसके बाद जो हम प्रमेय विवरण के अंदर क्या आ जाता है, जितनी भी हमारी थ्योरिटिकल चीजें हैं, जिसको हम सूत्र कहते हैं, डेफिनेशंस वगैरह, जो टेक्निकल टर्म्स जिसको हम कहते हैं,
सृष्टि विचार, सृष्टि के उत्पत्ति से लेके सृष्टि का जितने भी हमारे ग्रह नक्षत्र वगैरह का उदय, चार उदय हो गया, धूमकेतु वगैरह का बारे में, इन सब की कैलकुलेशन वगैरह हमारा इसके अंदर आता है। इसके अलावा हमारा खगोल और भूगोल का चिंतन। भूगोल का हमने बता दिया, जो भूगोल का मतलब क्या हो गया, धरती, धरती की जो कैलकुलेशन है ना। जैसे हमारे पृथ्वी के ऊपर पहाड़ हैं, नदियां हैं, पानी है, पृथ्वी का जो ज्वार भाटा होता है, जितना भी ये सारी कैलकुलेशन है पृथ्वी की। और खगोल का मतलब जो अंतरिक्ष की जो कैलकुलेशन, तो अंतरिक्ष की कैलकुलेशन और पृथ्वी की कैलकुलेशन, उन दोनों की कैलकुलेशन का चिंतन होता है। ग्रह नक्षत्रों के वेद यंत्रों का मतलब ग्रह हमसे कितनी दूर हैं, कितनी पास हैं, कितने हमारे, कब कौन से ग्रह कौन से नक्षत्र में गया, कैसे गया, उन सब की कैलकुलेशन। तो हम जो है इस सब का वर्णन और इस सब की कैलकुलेशन जो है, हमारा जो कोर्स स्टार्ट होता है वो इसी के आधार पे होगा। अब पहले हम खगोल के इस विषय में थोड़ा सा जानेंगे, खगोल के विषय में, भूगोल के विषय में, फिर समय के माप के बारे में जानेंगे, फिर काल के स्वरूप के बारे में जानेंगे, कितने प्रकार का काल होता है, 11 प्रकार के हमने कालों का वर्णन कर रखा है इसमें, ठीक है ना। तो ये हमारी पहली इकाई के अंदर हमने देखना। उसके बाद फिर हम सूर्योदय, सूर्यास्त वगैरह इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो मुख्य रूप से हमारी जो कैलकुलेशन की जो वो है, वो नेक्स्ट क्लास से हमारी स्टार्ट हो जाएगी। अभी तो हम सिद्धांत ज्योतिष क्या होता है उसके बारे में हम थोड़ा सा विचार कर रहे हैं। तो जितना भी यहाँ तक हमने करा ये डेफिनेशन है, ये वैसे तो याद करने वाली चीज है, लेकिन ये आप डेली इसको पढ़ो तो आपको पता चलेगा सिद्धांत ज्योतिष हमारा क्या है। ये मोटा मोटा हमने बताया है ना। अब हर एक के अंदर आगे आगे पार्ट है, सब पार्ट है ना, क्योंकि कोई चीज अगर है तो ग्रंथ ऐसे तो बनता नहीं है, नियम उपनियम सारी चीजें चलती हैं। तो इस हिसाब से हमारा गणित चलेगा। अब इसके बाद हम आ जाते हैं, इसमें किसी को कोई परेशानी, मैंने जो भी था एक्सरसाइज का हमने एक्सप्लेन कर दिया है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं कि सूक्ष्म विभाजन हमारा किस प्रकार से होता है, ठीक है ना। क्योंकि सिद्धांत हमारा 3 भागों में डिवाइड है, जो हमने पहले भी आपको बताया, जो आरंभ में बताया था ना, सिद्धांत के 3 भाग हैं। तो उन 3 भागों के बारे में हमने आपको बताना, पहले तो हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया था, अब हम इसका थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना। अब इसके हमने सिद्धांत के हमारे कितने होते, 3। पहला हमारा सिद्धांत, दूसरा हमारा तंत्र, तीसरा करण। अब सिद्धांत में क्या था हमारा, ग्रह गणित की गणना जो है कल्प आरंभ से, तो जो कल्प की हमने मतलब जब से स्टार्ट हुआ तब से लेके जो ग्रह गणित की जो गणना है वो हमारा सिद्धांत पक्ष में आता है। युग आरंभ का काल, तो काल की जो समीक्षा है वो हम तंत्र में करते हैं। और अभीष्ट शक, मतलब 3 भागों में डिवाइड कर दिया इसको हमने। तो ग्रह गणित जो कल्प आरंभ का मतलब जब से पृथ्वी का आरंभ हुआ तब से जो ग्रह गणित का हमारा वो करा है। फिर तंत्र में हमारे युग आरंभ के आधार पे आ जाता है। और ये शक का मतलब जो शक संवत है, तो शक संवत से संबंधित उसके बाद की जो गणना है, तो ये जो है हम वो गणना किस लिए करते हैं, लगन आदि विचार के लिए। तो इस प्रकार से हमारा ये 3 तंत्र आते हैं, है? युग, युग आरंभ, तंत्र में आता हमारा युग आरंभ। तो जब युग का हमारा आरंभ हुआ, कलयुग, जैसे कलयुग है, त्रेता युग, सतयुग, वो वाला,
तो युगारंभ का जो काल है उसके हिसाब से हमारी जो गणना चलती है, कैलकुलेशन, वो इसके आधार पे चलेगी। और जो शक संवत के आधार पे जो संवत वगैरह है, ये जो हमारी ये अश्विनी कृष्ण पक्ष में शुक्ल पक्ष है, वो वाली जो गणना है वो हमारी इसमें आएगी। तो ये तीनों के अंदर आ गया। अब सिद्धांत स्कंद में उपयोग जो है हमारे 4 विचार हम करेंगे इसमें। समाज में उपयोगिता के आधार पर गणित शास्त्र का मूल हो गया भारतीय काल गणना, वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रतिपादन, ग्रह स्पष्ट एवं ग्रहण आदि साधन। तो ये जो है हमारे समाज में किस प्रकार से उपयोगी है। सबसे पहले गणित शास्त्र का मूल, ये आपने सबको ध्यान होगा कि गणित शास्त्र हमारा क्या है, कि गणित में जो वैज्ञानिक क्रियाओं का संपादन होता है, चाहे वो व्यवहारिक रूप से हो या उच्च स्तरीय रूप से हो, है ना, जो कैलकुलेशन का मल्टीपल कैलकुलेशन करते हैं, अनुपात की बात हो या विभिन्न सूचनाओं की बात हो, इन सब को देखते हुए तो गणित शास्त्र के बारे में हम पहले विचार करते हैं। ये इधर लिख देते हैं, है ना। गणित शास्त्र का मूल, तो गणित शास्त्र क्या है मुख्यतः, आज के वर्तमान काल में गणित के बारे में तो सब जानते ही हैं ना हम। तो इसमें क्या है, 2 प्रकार की, अब इसमें गणित में चाहे व्यवहारिक क्रिया में हमारा क्या आता है, भाई अगर 100 रुपए लिए आपने, कहीं पे गए सामान लेने, उसने आपको 63 रुपए का सामान दिया, तो बाकी कितने बचे, तो प्लस माइनस वाला जो जितना जीवित चीज है, प्लस है माइनस है गुणा है भाग है, ये हमारा व्यवहारिक हो गया, ठीक है ना। और दूसरा इसके अंदर क्या हो गया, उच्च स्तरीय। अब उच्च स्तरीय गणना में क्या होता है, हमारा साइन थीटा को, साइन थीटा वो कोस थीटा, तो इस तरह की जो प्रायोगिक वो जो कैलकुलेशन होती है, जो हमारे साइंटिफिक, जैसे साइंटिफिक कैलकुलेटर आता है ना, हमारा क्यूब करना है, स्क्वायर करना है, वर्गमूल निकालना है, तो वो सारी चीजों के लिए ये उच्च स्तरीय जो गणना होती है, वो सारी चीजें, तो सारी की सारी गणना जो है हमारा इसके अंदर गणित शास्त्र में आता है। अनुपात हो गया, है ना, कि कितने बाई कितने का क्या है, विभिन्न सूचनाओं का आकलन, जिसके अंदर हमारा स्टैटिस्टिक्स आ जाता है, सांख्यिकी, ठीक है ना। भाई स्टैटिक्स भी तो मैथमेटिक्स का ही पार्ट है, जो ये सारी की सारी कैलकुलेशन वगैरह इसके अंदर चलती है हमारी, है ना, एवरेज है वो बाकी चीज है, तो इन सब का क्या आधार है, गणित इसका आधार है। और ये इसका मूल जो है हमारा ज्योतिष शास्त्र में, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र ने जीरो का वो दिया, ज्योतिष शास्त्र ने मल्टीप्लाई वगैरह जितने भी चीजें, कितना भाग है क्या है, सूक्ष्म से सूक्ष्म गणना से लेके बृहद से बृहद गणना तक, ज्योतिष शास्त्र के अंदर ही हमारे जो है अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित, त्रिकोणमिति, चलन कलन, ये सारे के सारे विषय जो हैं ज्योतिष शास्त्र के, जो सिद्धांत ज्योतिष है उसके अंदर में आते हैं। लेकिन आज की डेट में सब ये अलग अलग विषयों की तरह पढ़ाई चल रही है।
तो ये सारे के सारे कैलकुलेशन, हमारे जो सिद्धांत हैं, वो सारे हमारे ऋषि मुनियों ने इन सब का आंकलन कर करके इनके बारे में पूरी की पूरी जानकारी प्राप्त कराई है। तो ये जो है छोटी मोटी चीज नहीं है हमारी। तो ज्योतिष जो है हमारा बहुत, मतलब ज्योतिष, अधिकतर लोग क्या सोचते हैं कि जन्म पत्री बना ली, जन्म पत्री बनाने के बाद सिर्फ उसका प्रिडिक्शन करना। लेकिन जन्म पत्री बनाना एक चीज है, और जन्म पत्री के बनाने के पीछे का साइंस जानना वो अलग चीज है। बिना सिद्धांत के, अगर जितने भी ये ज्योतिषी बने हुए हैं, जो मतलब जिनको सिद्धांत नहीं आता, वो कहीं ना कहीं तुक्के मारते हैं। कई कई जगह पे वो तुक्के मारते हैं, और वो बाकी तो जो भाई जो सुनता है सामने वाले को, तो जिसको कुछ भी नहीं पता, वो तो उसको तो कुछ भी बोल दो वो मान लेता है ना। जिसको ज्योतिष शास्त्र का, या कि हाँ ज्योतिष साइंस है, तो वो साइंस के आधार पर मान लेता। जो ज्योतिष को प्रेडिक्शन को मानता है उसके आधार पर मान लेता। लेकिन हमको ज्योतिष का ज्ञान आना चाहिए। अब जो गणित भी, कई लोग जो है गणित को सोचते हैं भाई गणित जो है अलग विषय, साइंस का है। तो जितनी भी साइंस है, आप ये अगर मनन चिंतन करें, तो जितने हमारे ऋषि मुनि हैं उन्होंने इतना साइंटिफिक, हमारा सारी कैलकुलेशन थी स्टार्टिंग में, वो हम धीरे धीरे विस्मृत करते चले गए। अंग्रेजों ने वो सारी चीजों को अपना बना लिया। अब जैसे ये जीरो का है, हमारा गुरुत्वाकर्षण बल वाला है, जितने भी केपलर के जो नियम है, सारे के सारे नियम कानून हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत पहले उनसे यूज करते हुए चले आ रहे। इतनी कैलकुलेशन उनकी, मतलब माइनर कैलकुलेशन है, उसके बारे में हम अब जब गणित की कालगणना में आएंगे ना, तो कालगणना के अंदर हम उसका पूरे का पूरा विचार करेंगे। तो इसमें क्या, कालगणना ये तो हमारा जो हो गया गणित शास्त्र का मूल हो गया। ये क्या है, ये गणित शास्त्र जो है हमारे ऋषियों ने हमारे सामाजिक जीवन के लिए दिया है, और हम इन सब चीजों का व्यवहार में उपयोग कर रहे हैं। लेकिन कई चीजें हमें पता ही नहीं कि हम उसका उपयोग कर रहे हैं, और वो जो है हमारे गणित शास्त्र से संबंधित है। दूसरा हमारा आ जाता है, ये पहला हो गया हमारा। दूसरा हमारा आ गया भारतीय कालगणना। तो कालगणना का ही हमारा मुख्य उद्देश्य है, और अधिकतर हम इसी को लेके चलना है। ग्रह स्पष्ट वगैरह इसी कालगणना के आधार पर आते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र को वैसे भी काल विधान का शास्त्र कहते हैं। तो सूर्य सिद्धांत हमारा क्या कहता है, सूर्य सिद्धांत हमारा काल के बारे में बताता है कि काल के दो भेद हैं। ठीक है ना, इसकी मैं यहां पर वो भी बना देता हूं। एक अंतकृत काल है, एक कलात्मक काल है। कलात्मक काल का मूर्त काल है, मूर्त काल। अंतकृत काल का मतलब कि हम, व्यक्ति पैदा हुआ है तो उसकी मृत्यु निश्चित है। तो पैदा होने से मृत्यु तक, मृत्यु के बाद अंतकृत काल, मतलब जो काल हमारे को मृत्यु तक का ज्ञान दे, तो वो हमारा एक काल हो गया कि जिसमें मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु बोला अंतकृत काल, जहाँ पे अंत हो जाए हमारे जीवन का। तो ये हमारे जीवन से संबंधित प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग है। और कलात्मक काल का मतलब जो हम कला कैलकुलेशन कैलकुलेशन वाला, तो वो मूर्त काल और अमूर्त काल। तो मूर्त काल का हमने पहले भी आपको बता दिया कि जो हम कैलकुलेटिव है और एक अनकैलकुलेटेड है। तो इसी के हम ये कर देते हैं, एक तो जो सभी का विनाश या मृत्यु का कारण है, वह अंतकृत काल। एवं दूसरा
कलनात्मक काल। कलनात्मक, ये कोई लार्ज भी छोड़ गया। कलनात्मक काल। कलनात्मक काल का क्या, ऐसा काल जिसकी गणना की जा सकती है। इसके दो भेद हैं, मूर्त काल एवं अमूर्त काल। ठीक है, तो इसमें क्या है, मूर्त काल कौन सा है? व्यवहार उपयोगी। मूर्त काल है तथा अमूर्त काल कौन सा, जो अत्यंत सूक्ष्म है। कोई बात नहीं, एक सेकंड रुक जाओ, मैं जो बोल रहा हूं उतना तो सुन लो। जो अत्यंत सूक्ष्म है, जिसका सामान्य व्यवहार में उपयोग नहीं होता, वो हमारा अमूर्त काल है। तो मतलब जिसका हम सामान्य व्यवहार में उपयोग नहीं कर सकते, वो अमूर्त काल में आता है। तो इस प्रकार से जो है हमारा सिद्धांत के अंदर हम ये देख लें कि भाई ये समाज में उपयोगी हमारे जो ये चार चीजें आ जाती हैं। पहला गणित शास्त्र का मूल, जो आप सबने बचपन से लेके अब तक पढ़ा, 10वीं तक, कईयों ने 12वीं तक पढ़ा है ना। तो उसमें अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित, त्रिकोणमिति तो 12वीं में चलता है हमारे। और दूसरा आ गया भारतीय काल गणना, जो आपने नहीं करी या बचपन में थोड़ा बहुत करी होगी, लेकिन वो हमने करी होगी 1 घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट, 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड, केवल यही हमने गणना करी है। एक दिन में 24 घंटे, 365 दिन एक साल में, तो ये हमने मोटी मोटी गणना करी है, इसको हम मूर्त काल कहते हैं, है ना। तो मूर्त काल का मतलब जो व्यवहार के लिए उपयोगी है, वो हमारी मूर्त काल होगी। और जो अत्यंत सूक्ष्म है, जिसका सामान्य व्यवहार में उपयोग नहीं होता, वो हमारी अमूर्त काल है। और अंत काल, कृत काल का मतलब जो मृत्यु का कारण है, वह काल जो मृत्यु का कारण होता है ना, अकाल मृत्यु, काल मृत्यु जो होती है, वो हमारे अंतकृत काल में आती है। तो इस प्रकार से जो है, अभी ये बाकी दो भी अभी बताएंगे, अभी हमारा ये चीजें आ गई हैं इधर। तो ये हमारा, ये मान के चलो कि आज हम थोड़ा सा टच कर रहे हैं सिद्धांत ज्योतिष को। अभी भी जो हमारा कोर्स में लिखा अभी वो नहीं आया, लेकिन कोर्स से पहले जो हमको जानना चाहिए, क्या आरंभ कहाँ से हुआ, एकदम से हम चालू कर देंगे तो वो भी इतना अच्छा नहीं है। पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जरूरी है। तो इंट्रोडक्शन के रूप में हमें ये पता चल जाए सिद्धांत चीज है क्या। अब अगर हम ये इस तरह से पढ़े हैं तो ये लगेगा कि हाँ वाक्य में ही बहुत उपयुक्त चीज है, उपयोगी चीज है, जिसको हमें पढ़ना चाहिए। तो जब तक ये हमारे को नहीं समझ में आएगा कि ये चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन के लिए और हमारे को उसको सीखना चाहिए, तब तक जो है इसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा। क्योंकि आपको पता है कैलकुलेशन कभी इंटरेस्टिंग नहीं होता, तो उसमें लोगों को जो है थोड़ा सा क्लिष्ट लगता है। इसलिए सिद्धांत ज्योतिष को कोई पढ़ना नहीं चाहता, और पढ़ लिया तो व्यवहार में नहीं लाना चाहता। तो इसलिए थोड़ा सा इसको हम इंट्रोडक्शन इसलिए दिया कि लोगों को, आपको ये रहे कि हाँ भाई इसको थोड़ा जानने वाली चीज है। अब इसके अंदर हम आ जाते हैं मुहूर्त काल में, जो आपके लिए उपयुक्त है, उपयोगी है, आपको जानना चाहिए। जो मुहूर्त काल, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं, एक प्राण, ये हमारी कैलकुलेटिव वो है, 10
10 दीर्घाक्षर उच्चारण काल। मतलब कोई दीर्घ अक्षर को हम अगर 10 बार करें तो वो हो जाता है, इसका आगे हमारा 10 विपल 4 सेकेंड। मतलब 4 सेकेंड को हम एक प्राण कहते हैं, और 6 प्राण कितने हो गए? 60 विपल। ठीक है ना, एक प्राण 10 विपल, 6 प्राण 60 विपल। और 60 विपल कितने के बराबर होते हैं? एक पल के बराबर। और एक पल कितना होता है? 24 सेकेंड। ठीक है ना। अब एक पल आ गया, अब यहाँ पे आ गया, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन 60 की होती है, 60 की कैलकुलेशन चलेगी हमारी, ये ध्यान रखो। वैसे हम डेसिमल पढ़े हैं आज तक जीवन में, 100 तक की 10 कैलकुलेट, 10 100, ये वाले हम डेसिमल टाइप के चलते हैं। लेकिन यहाँ हमारी 60 की चलेगी, 60 की। तो हमारा आप ये देखोगे जितना भी है 60 के मल्टीपल में ही आएगा। तो 60 पल, इसका मतलब एक घटी। ठीक है ना, इसको हम दंड भी कहते हैं। ये कितना हो गया? 24 मिनट। ये हमारा 4 सेकेंड, ये हमारा जो आज की डेट में हम करते हैं, आज की डेट में जो घड़ी के अंदर हम कैलकुलेट करते हैं वो है, और ये हमारा पुराना टाइम है। अब 60 घटी का मतलब एक दिन। अहोरात्र, अहोरात्र का मतलब दिन और रात्र दोनों को मिला के, इसका आ और त्र साइलेंट हो जाता है, तो ये होरा शास्त्र बन जाता है ना। आपने होरा सुना था ना, अब से पहले होरा जो सुना था, होरा का मतलब होता है अहोरात्र, जिसमें एक दिन होता है, दिन और रात दोनों को मिला के बनता जो अहोरात्र का इसका मतलब होता है। अब ये नहीं, दिन और रात दोनों बराबर नहीं होते, इसलिए अहोरात्र का मतलब अहोरात्र से समझना। ये हमारे हो गए 24 घंटे। ठीक है ना, ये हमारा आज की डेट का है और ये हमारा पुराना है। अब इसके बाद आएगा 30 दिन। ये हो गया एक मास, जिसको हिंदी में माह कहते हैं। और 12 मास का एक वर्ष। ठीक है ना, ये चीजें जो है आपके जानकारी वाली है। इसको मूर्त काल कहते हैं। मूर्त काल का मतलब क्या बताया था हमने? व्यवहार उपयोगी काल मूर्त काल कहलाता। तो ये जो है हमारे व्यवहार में है, 4 सेकेंड, 24 सेकेंड, 24 सेकेंड, मिनट, घंटे, है ना, और मास और वर्ष। तो ये कैलकुलेशन हमारी अपनी है जो हम उपयोग करते हैं जीवन में। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अमूर्त काल पे। अमूर्त काल जो है, जो हमारे मतलब काम का तो है, लेकिन उसको हम यूज नहीं करते। उसको जो है सिद्धांत ज्योतिष वाले यूज करते हैं। सिद्धांत ज्योतिष का मतलब जो छोटी छोटी कैलकुलेशन करते हैं, तो वो इनका यूज करते हैं। तो इसमें हमारा क्या आ जाता है? दूसरा आ गया हमारा इसमें अमूर्त काल। ठीक है ना, तो इसके अंदर हम यहाँ पे लिख देते हैं भारतीय, ये भारतीय माप है हमारा, और ये पाश्चात्य है ना। सेकंड मिनट ये जो है ये पाश्चात्य, ये भारतीय। ऐसे इसमें भी भारतीय पाश्चात्य लिख देते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा हो जाएगा। अब भारतीय काल माप का जो है, एक त्रुटि सुई के द्वारा पद्म पत्र भेद काल। पद्म कहते हैं कमल को। कमल के पत्ता बहुत कोमल होता है, उसको सुई जैसे छेद लगता है सुई में, तो वो कितना सेकंड होता है वो आप देखो आज की डेट के हिसाब से, पाश्चात्य काल माप के आधार पे 1/, कई दही सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़।
1/32,40,000 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड का 32,40,000वां भाग। तो हमारी कैलकुलेशन देखो कितनी महीन कैलकुलेशन है, क्योंकि सेकंड से नीचे नहीं आ पाई है। पाश्चात्य उसमें सेकंड से नीचे कोई माप नहीं, लेकिन हमारी देखो एक त्रुटि, इसका मतलब कितना, 1/32,000, 32,40,000 सेकंड। तो ये हम जो है अगर समान जन को बताएंगे तो वो प्रभावित हुए बगैर नहीं रह पाएगा कि ज्योतिष हमारा कितना मिनिमम कैलकुलेशन को लेके चलता है। तो इस कैलकुलेशन के आधार पे आप देखोगे, फिर आएगा हमारा एक रेणु, ये होगी हमारी 760 त्रुटि। तो ये कितना हो जाएगा, 1/54,000 सेकंड। तो इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो ये 54,000 आ जाएगा। फिर एक लव, ये 60 रेणु के बराबर है, तो ये कितना हो गया, 1/900 सेकेंड। फिर एक आ जाएगा एक लिक्षक, ये 60 लव, 1/15 सेकेंड। फिर एक प्राण, 60 लिक्षक, 10 दीर्घाकार उच्चारण काल, जीवन 4 सेकेंड। तो देखो ये सूक्ष्म वाली, ये वाली जो है ये यहाँ पर ऊपर है। तो ये जो ये वाली जो कैलकुलेशन है ये हमको उपयोग में नहीं है। तो ये कौन उपयोग करते हैं, हमारे ऋषि मुनि उपयोग करते हैं कैलकुलेशन को सूक्ष्म से सूक्ष्म करने के लिए। तो मतलब इतनी सूक्ष्म कैलकुलेशन हमारा कि सेकंड के 32,40,000 भाग कर रखे हमने। तो ये सोचो आप कि कितना ज्योतिषी, हम ज्योतिषी जो हमारे ऋषि थे वो कितने साइंटिफिक लोग थे, कितने वैज्ञानिक चिंतन था हमारा, कि हम इसको इतना जो है ये हमारे को अपने व्रत त्योहार के अंदर ये उपयोग करने के लिए कितना हमारा वो था कि आप ये मान के चलो कि सृष्टि के प्रारंभ काल से वर्ष प्रमाण के आधार पे जो हम ये है कि मतलब हमने जो जितना कैलकुलेशन है हमारा, कितना गुण कैलकुलेशन चलता है, ये कैलकुलेशन के आधार पे हम कह सकते हैं हम कितना साइंटिफिक वो थे हम पहले। लेकिन हमने क्या है अपनी विद्याओं को ध्यान नहीं दिया, अपनी विद्याओं को हम छोड़ते चले गए, अंग्रेजी की तरफ बढ़ते चले गए। तो इसलिए लोग जो है हम दूसरों के कहने पे चलेंगे। जब दूसरे की भाषा सीखोगे तो दूसरे के कहने पे चलोगे ना। तुम्हारे पास जो समान है उसको तो तुमने देखा ही नहीं कभी, जब देखोगे तभी तो प्रत्यक्ष को प्रमाण होता है ना। तो जब हमने देखा नहीं तो हम उसका विचार कैसे करेंगे। तो ये जो है हमारे भारतीय गणना का अति विशाल स्ट्रक्चर है। आप इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि हम कितने साइंटिफिक थे पूर्व जन्म से, जिसको हमने अपनी बेवकूफ़ी की वजह से कह लो, किसी वजह से कह लो, कि हमने इसको त्याग दिया। ठीक है ना। अब हमारा जो समय तो बीत गया, अभी बाकी जो दो बचे हैं उन काल को भी हम, क्योंकि इसके अंदर हमारा काफ़ी चीज़ें, तो इसके अंदर मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूँ जस्ट, कि तीसरा हमारा जो है वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रतिपादन वाला जो है, उसमें गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत ये ज्योतिष का द्वारा दिया गया है। तो उसकी प्रतिपादक क्षमता जो हम अपने उसके अंदर भी श्लोक वगैरह जो है हमारे पास सिद्धांत शिरोमणि में है, मतलब जो पहले से कैलकुलेशन हमारी चली आ रही है। परिविधि व्यास का संबंध, तो परिधि और व्यास जिसको हम पृथ्वी की व्यास जी इसको कहते हैं, परिधि इसको कहते हैं, इन दोनों का आपस में क्या संबंध है, उस संबंध का भू भ्रमण सिद्धांत, कि जो हमारी भूमि है वो भ्रमण कर रही है, यह सिद्धांत भी जो है हमने ही दिया है। तो भू भ्रमण का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत को भी हमने दिया गया है। तो और इसके साथ साथ हमारा एक और इसमें आता है ग्रह स्पष्ट और ग्रह ग्रहण आदि का साधन। तो ग्रहण और ग्रह स्पष्ट भी जो है वो तो हमारा मुख्य विषय है, क्योंकि हमारे को ग्रह स्पष्टीकरण, ग्रह ग्रहण का साधन
और इन सबको जन्मपत्री बनाना, ये तो हमारी व्यवहारिक उसके अंदर आएगा ज्योतिष में। तो ये तो हम करते चले जाएंगे। लेकिन जो ये सिद्धांत है वो हमने आपको आज बताया है कि ये सिद्धांत का आधार है। तो आधार हमने आज थोड़ा सा डिस्कस करा है। अब इसको हम साधते हुए ये आपको रखना है, जिससे आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस आए कि हम जो सिद्धांत, जो हम पद्धति पढ़ रहे हैं, उससे वैज्ञानिक कोई पद्धति हो नहीं सकती। ज्योतिष शास्त्र अपने आप में बहुत ही वैज्ञानिक शास्त्र है, और उस शास्त्र को हम प्राउडली, अपने पे गर्व करते हुए हमें पढ़ना ही। और दूसरों को भी हम बताएंगे कि नहीं, जो शास्त्र हमें है, जो हमने पढ़ा है, वो हमारा वैज्ञानिक है, और इससे ज्यादा वैज्ञानिक कुछ हो नहीं सकता। क्योंकि सारे विज्ञान हमारे ज्योतिष शास्त्र से ही निकले। नहीं तो आपको जिस शास्त्र को आप बताओ कि जो वैज्ञानिक हुए, क्योंकि आप ये देखोगे विज्ञान का क्या है, ऑब्जर्वेशन करते हैं और साइंटिफिक परीक्षण करते हैं। तो हमारे ऋषि मुनियों ने जो जितने भी ग्रहचार है उसका ऑब्जर्वेशन करा, उसके कैलकुलेशन करी, उस कैलकुलेशन को दोबारा कैलकुलेशन करी, ऑब्जर्वेशन करा, फिर उसके ऊपर परीक्षण कर करके जब नियम कानून बन गए, नियम उपनियम बनाए, और वो नियम उपनियम तब के लेके आज तक वैसे के वैसे ही चल रहे हैं। जबकि आप देखोगे साइंस में एक नियम बना तो वो आगे चल के टूट जाता है, क्योंकि उसका दूसरा वो आ जाता है, क्वेरी आ जाती है कि भाई जैसे हमने रिसर्च करा, रिसर्च के बाद फिर एक प्रश्न निकला, फिर उसके बाद फिर शोध स्टार्ट हो गया। लेकिन हमारे ये ऐसा वैज्ञानिक शोध है जिनको उन्होंने जो नियम बनाए, वो नियम आज तक भी ग्रहण को 100 150 साल पहले ग्रहण बता देता है, और वो ग्रहण उसी टाइम, उसी दिन, उसी सेकंड में होता है। तो ये जो कैलकुलेशन है, ये जो हमारे सिद्धांत बने हुए हैं, वो सिद्धांत आज तक फेल नहीं हो रहे। तो इसका मतलब क्या है, ये इससे ज्यादा साइंटिफिक कुछ हो नहीं सकता। क्योंकि जितने भी आपने साइंस की वो देखी होंगी, वो 2 साल बाद, 5 साल बाद उसका जो है दूसरा प्रारूप आ जाता है, मतलब वो फेल हो जाता है। लेकिन हमारा ये जो ज्योतिष शास्त्र है वो फेल नहीं होता ना, आज तक अभी इतने सालों से निरंतर चलता चला आ रहा है। तो आज की क्लास में तो यही समाप्त करते, बाकी अब हमारा हमारा आपस का क्वेश्चन सेशन हम स्टार्ट करते हैं।